हेलो फ्रेंड्स, अशोक आई इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि हम आज जो है डे 38 की चर्चा करेंगे। ठीक, सामने स्क्रीन में आपको दिख भी रहा होगा और ये 2019 का प्रश्न है। ठीक, तो 2019 की चर्चा करेंगे। अभी हमारा गवर्नेंस ही टॉपिक चल रहा है, तो हम गवर्नेंस तक ही सीमित रहेंगे। बाकी आगे जो है आप लोग जैसा सजेस्ट करेंगे तो इसको आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक, अन्य विषयों पर। और बाकी कुछ चीज़ों पर मैं ये बताना आपको चाह रहा हूँ कि कुछ मेंटरशिप के मेरे बच्चे हैं, उन्होंने बोला कि दिसंबर तक ही इसको रखिए सर, इसके बाद पीटी पर फोकस रहिए, पीटी पर कुछ पढ़ाइए। तो हमारे पास एक तो बहुत बड़ी टीम नहीं है, छोटी सी टीम है, 2-4 लोग हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है बहुत ज़्यादा हम आपको वादा नहीं करेंगे आपसे कि ये हम करा देंगे वो करा देंगे, लेकिन हमारी एक PYQ सीरीज चल रही है पीटी की, जिसमें हम PYQ एक नज़र में देखते हैं। तो वहाँ पर हम आपको दिशा बताते हैं कि कैसे PYQ देख करके आपको टॉपिक तैयार करना है। उससे प्रश्न भी आएंगे। अब मैं 2026 में आपको दिखाऊंगा कि उससे प्रश्न कैसे फंसे हैं, थीम क्योंकि हर बार रिपीट करती है। ठीक है, तो जैसा भी हो, मेरा मानना था, मेरा जो मन था, तो मैं मार्च तक सोच रहा था कि मार्च तक जो है क्लासेस को कंटिन्यू करूँगा मेंस की, ये PYQ की जो मैं अभी करा रहा हूँ मुख्य परीक्षा की। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं, तो जैसा भी हो दिसंबर लास्ट तक मुझे जैसा बताओगे आप लोग वैसा मैं करूँगा। ठीक है, तो चलते सीधे प्रश्न पे। तो यहाँ गवर्नेंस का ही प्रश्न चर्चा अभी कर रहे हैं। तो हमें GS2 के पेपर को देखना है। तो GS2 में आप जाओगे तो आपको सामने एक हेडिंग दिखाई देगी, समान अध्ययन प्रश्न 2। तो शासन व्यवस्था अर्थात गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, शासन प्रणाली पॉलिटी, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस और अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये है, इसमें जो है 20 टॉपिक है, मतलब 20 सब टॉपिक है दिया हुआ है इस तरह से। तो आप इसको पढ़कर पॉज करके पढ़िएगा। बाकी हम 15-16 नंबर टॉपिक पर सीधे चर्चा करेंगे, ये गवर्नेंस से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ ये कौन कौन से टॉपिक इससे संबंधित हैं। अब मैं हर वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो होता है लंबा। ठीक है, और कुछ टॉपिक जैसे GS2 में जो भी टॉपिक दिए होते हैं वो एक दूसरे से हल्के फुल्के लिंक भी कर रहे होते हैं। जैसे पॉलिटी गवर्नेंस तो बिल्कुल ही लिंक करता है एक दूसरे से। जैसे आप 6वें नंबर में आप जाओगे प्रभावक समूह, इसको पॉलिटी में पढ़ते हैं, गवर्नेंस में प्रश्न पूछ लेता है, औपचारिक और अनौपचारिक संघ से भी पूछ लेता है ना। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा देखना है। बाकी आप सारे सब्जेक्ट जब पढ़ लोगे, मैं आपको प्रश्न कल का प्रश्न दिखाऊंगा कि किस तरह का प्रश्न, मतलब कल जो मैं कराऊंगा प्रश्न, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से है कि एक दूसरे से कैसे लिंक करता है। अब इससे पहले पर्यावरण संबंधित प्रश्न पूछा गया था। देखिए आप प्रश्न, सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी ICT, अब ये साइंस एंड टेक में भी पढ़ते हो आप। अब जब आप साइंस टेक पढ़ लोगे तो ऐसे प्रश्नों को टैकल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ है सर उत्तर लेखन जितना आप सरल टफ समझते हो उतना ही सरल है वो। बस आपको देखिए, जितनी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको सब पता होती है। आप ध्यान से सुनना, 2-4 चीज़ों को अगर हटा दो सब पता रहती है, बस आपको पिरोना नहीं आता है। तो बस आपको बार बार अभ्यास करते करते पिरोना आ जाना चाहिए कि मतलब एक माला है, ठीक, मतलब एक धागा है, ठीक है, इस तरह से, और ये मोतियाँ पड़ी हैं। अब आपको क्या है कि मोतियाँ तो आपको पता है, धागा भी पता है कि ये धागा है, ये मोती है, सब कुछ पता है, लेकिन आप इसको पिरो नहीं पा रहे हैं कि सुई में किस तरह से पिरोए कि ये बेहतर अच्छा माला बन जाए। ठीक है, इस तरह से अभी इसमें बन नहीं पा रहा है, लेकिन अच्छा माला कैसे बने इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो आप मतलब उत्तर लेखन आप जब भी आपका बेहतर हो सकता है जब आप उसको बेहतर ढंग से डेली आप लिखोगे, बार बार लिखोगे। तो पहली बात तो जैसे ही आप लिखने लगोगे तो आपका एक डर खत्म हो जाएगा। कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा डर बना रहता है कि सर उत्तर लेखन कैसे करें। तो पहली बार डर जैसे खत्म हो गया तो डर के आगे जीत है। ठीक है, अब किसी कंपनी का प्रचार मत करा देना। ठीक है, तो आप ऐसे अगर अभ्यास करते रहोगे तो निरंतर अभ्यास करने से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के साहस से बड़ी है? आप ये बताइए कि मानव के साहस से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मानव के साहस से बहुत बड़ी है? तो ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं जहाँ मनुष्य या मानव पहुँच नहीं सकता। ठीक है, तो सीधे हम चलते हैं। तो आप 15 नंबर टॉपिक और 16 नंबर टॉपिक आप देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, गवर्नेंस, उसका अनुप्रयोग, ठीक, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, इससे कल हमने प्रश्न किया था, पारदर्शिता और जवाबदेही, और संस्थागत तथा अनुपाय। ठीक है, तो ये शब्दावलियों को जो है बार बार सिलेबस की शब्दावलियों को बार बार पढ़िए। इन पे 10-10, 25-25 शब्द भी बना लीजिए, क्योंकि ये भूमिका स्टार्ट करने में आपकी बहुत मदद करेंगी। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, ठीक, ये भी है। और कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा, यहाँ पर भी मैंने लगा दिया, कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा सर मेंस लिखना टॉपर बहुत अच्छा लिखते हैं। अब शुरू में जो शुरुआत कर रहे हैं वो शुरुआत करते हुए किसी भी टॉपर की कॉपी मत देखें जो शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि टॉपर जो है, एक तो टॉपर ने शुरुआत जब करी होगी तो वो भी आपकी तरह ही लिखता होगा। ठीक, तो उस समय की तो कॉपी आपके सामने रखी नहीं जाएंगी। होता क्या है कि आपसे जो है जब टॉपर वो टॉप कर जाता है तो बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं जो है तथाकथित, वो क्या कराती है कि उनसे उत्तर उसी समय उनको टाइम दे करके लिखवाती है बेहतर उत्तर। फिर वही उनकी जो उत्तर हैं वो
क्या हो जाते हैं, मीडिया पर या वेबसाइट पर डाल दिए जाते हैं। तो आप जब देखोगे तो उन्हें लगा अरे वाह ये तो वेन डायग्राम सब बना हुआ है, हम तो ऐसा लिख ही नहीं पाएंगे। तो पहली बात तो जब शुरुआत टॉपर ने की होगी तो वो भी आपकी तरह ही लिखता होगा, उसके मन में भी विचार नहीं आ रहे होंगे। जब आप निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो उनकी तरह लिख सकते हो, लेकिन उतना जब आप 20 क्वेश्चन लिखोगे तो 1-2 क्वेश्चन आपके बहुत बेहतर लिखे जा सकते हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बेहतर नहीं लिख पाओगे आप। आपको एवरेज मार्क ही इसीलिए दिए जाते हैं कि 10 नंबर का प्रश्न है तो आपको 4-5 नंबर से ज़्यादा प्रश्न में नहीं मिलते हैं, ठीक है। अगर 15 नंबर का है तो 7-8 नंबर एक्सीलेंट होते हैं। इतने अगर आ गए तो आपको जीएस में तो आप धुआं कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए जो है घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। केवल आप 20 क्वेश्चन में आप सही दिशा में अगर प्रश्न लिखा है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, मतलब नौकरी पक्की, समझ रहे हो। तो चलते हैं सीधे प्रश्न पे। यहाँ तो प्रश्न दिया, पहले हम इसको पढ़ते हैं। भारत में नीति निर्माता आपको पता होगा कि जो कानून का निर्माण करते हैं हमारे विधायक या सांसद, जो विधायिका और संसद में बैठते हैं, को प्रभावित करने के लिए किसान संगठन। अब किसान संगठन आपने पढ़ा हुआ, प्रभावक दबाव समूह में हमने किसान संगठनों की चर्चा करी थी। तो यहाँ केवल दबाव समूह के अंतर्गत जो किसान संगठन है उसकी बात कर रहा है। तो संगठन बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल किसान संगठन की बात करेंगे। तो किसान संगठन द्वारा क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं और वे तरीके कितने प्रभावी हैं। तो पहले सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि भूमिका बनाएंगे, ठीक। तो भूमिका में हम कृषि से संबंधित कोई भी डाटा लिख सकते हैं कि भारत में लगभग 50% की जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है, या 50% जनसंख्या की आजीविका कृषि पर निर्भर है, ठीक है। या कृषि, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पर कृषि से संबंधित लगभग 50% की आजीविका निर्भर करती है, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो। फिर इसके अलावा आप जो है स्टार्ट कर सकते हो। फिर इसके अलावा मुख्य भाग में आओगे तो मुख्य भाग में सिर्फ आपको 2 भागों में बांट देना है इसको। कैसे कि आपको तरीके बताने हैं, तो संगठनों द्वारा क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं। तो क्या क्या तरीके, तो तरीके एक हेडिंग हो जाएगी, और दूसरी हेडिंग क्या होगी कि कितने तरीके प्रभावी हैं, मतलब प्रभावी कितने तरीकों द्वारा प्रभावी किया जा सकता है। तो एक पॉइंट ये बन जाएगा, ठीक। 2 पॉइंट है, फिर छोटा सा निष्कर्ष देना है, ठीक है। सॉरी। तो मैंने जैसे स्टार्ट किया, आप देख लीजिए। मैंने आपको पहले ये देखिए, कुछ बच्चे जो निपुण हैं लिखने में, वो क्या है कि वो मेरी फ्रेमिंग देख के जा सकते हैं। तो पहले फ्रेमिंग देखिए मैंने कैसे लिखा है। 2019 का प्रश्न है। अब मैं प्रश्न फिर से नहीं पढ़ूंगा, आप देख लीजिए। तो मैंने स्टार्ट किया, डेटा से स्टार्ट कर दिया कि 50% जनसंख्या की आजीविका कृषि पर निर्भर है। किसान संगठनों की भूमिका नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण रही है, विशेषकर मूल्य निर्धारण में। मतलब कृषि जो वस्तुएं होती हैं उनका मूल्य निर्धारण, कितनी वस्तु किसानों को उचित दाम पर कोई चीज़ मिल जाए। कृषि नीति अगर सरकार लेकर आई है तो उसमें प्रभाविता दर्ज कराते हैं। कृषि सब्सिडी के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित कराते हैं, ठीक। फिर इसको मुख्य भाग में हमने एक पॉइंट नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के प्रमुख तरीके, और दूसरा हमने प्रभावशीलता डाल दी, ठीक है। तो इसमें जैसे जन आंदोलन, विरोध प्रदर्शन के द्वारा हम उनको प्रभावित करते हैं, ठीक है। राजनीतिक दबाव डालकर करते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं, संवाद और ज्ञापन के माध्यम से करते हैं, न्यायिक माध्यम के द्वारा करते हैं। प्रभावशीलता में क्या है, नीति निर्माताओं को नीति लेने पर मतलब इसमें लिखा हुआ है, हाँ, नीति बनाने तक विवश करना, बनाने तक, ठीक। इसको नीति निर्माताओं को नीति बनाने तक विवश करना, कि वो इतने मतलब विवश हो जाए, इतना प्रभावित कर दे कि वो नीति बनाने लगे, ठीक। तो हमने अब देखिए यहाँ तक जिन्होंने देख लिया वो जा सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि मुझे यहाँ तक देख के जाना चाहिए तो वो जा सकते हैं, और जो बिगनर बच्चे हैं उनको मेरा उत्तर देखना चाहिए। अब देखिए ये 150 शब्द का क्वेश्चन था, मैंने लगभग 200 से 250 में लिखा है इसको, इसलिए क्योंकि इससे प्रश्न बन जाते हैं बार बार, काफ़ी चर्चा में रहा है, तो संभावनाएं रहती बनने की। तो ऐसे प्रश्नों को मैंने इसीलिए थोड़ा सा विस्तार कर दिया, ठीक। आप चाहो तो इसको 150 शब्दों में भी लिख सकते हो। मैं तो अलग कॉपी में लिखा हूँ, आप चाहोगे तो मैं उसको दिखा दूंगा कि मैंने उसको 150 शब्दों में पहले लिखा, फिर इसको मैंने अलग से आपको समझाने के लिए इसमें कुछ चीज़ें ऐड करी, ठीक। तो यहाँ पर लिखा हुआ, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ लगभग 50% जनसंख्या की आजीविका कृषि पर निर्भर है। अतः यहाँ किसान संगठनों की भूमिका नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण रही, विशेषकर कृषि सब्सिडी, मूल्य निर्धारण तथा कृषि नीति जैसे मुद्दे पर, ठीक। यहाँ तक हमने भूमिका स्टार्ट लिखी। फिर यहाँ से स्टार्ट किया मैंने किसान संगठनों द्वारा नीति निर्माण को प्रभावित करने में प्रमुख तरीके, जन आंदोलन, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कृषि नीतियों का विरोध जो किसानों के हित में ना हो, मतलब कोई नीतियां जो है, कृषि नीतियां किसानों के हित में नहीं है तो उसका विरोध करते हैं। तो 2020-21 का मैंने उदाहरण दे दिया। उदाहरण 2020-21 में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा, यहाँ इसको इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लो, द्वारा 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिए कोई भी आप बहुत सारे टॉपर की कॉपी देखते होंगे या किसी की, तो वो बिल्कुल शॉर्ट में लिखते हैं। उतना शॉर्ट में भी जरूरी नहीं है लिखना कि आपने डाला जन आंदोलन, ठीक है, और फिर यहाँ पर डाल दिया क्या नीचे, कोई क्या डाल दिया कि संयुक्त किसान मोर्चा, ठीक। फिर इसके नीचे दिल्ली, फिर इसके नीचे 3 कृषि कानून। अब ये शॉर्ट नोट्स बना रहे हो कि उत्तर लिख रहे हो,
एग्जामिनर को समझ में बिल्कुल नहीं आएगा और नंबर दे देगा 0। इसलिए जो है जैसा मैं बता रहा हूँ जिस तरह से कि जहाँ पर संभावना हो वेन डायग्राम बनाने की वहाँ वेन डायग्राम बनाइए, जहाँ पर पैराग्राफ में लिखने की संभावना वहाँ पैराग्राफ में लिखिए, जहाँ पर टू द पॉइंट लिखने की जरूरत है वहाँ टू द पॉइंट लिखिए। तो ये आपकी कला डेवलप होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जैसा चाहो ऐसा उत्तर लिख दो, समझ गए। तो फिर आगे लॉबिंग एवं संवाद, इससे पहले मैंने बताया था लॉबिंग क्या होती है, आप लोग कमेंट में बताइए क्या होता है। मैंने इससे पहले जब क्वेश्चन कराया था आज से 1 महीने पहले लगभग, तो उसमें मैंने ये सारे शब्द शुरू में बहुत चर्चा करी जब प्रभावक समूह दबाव समूह से संबंधित प्रश्न कराए थे। तो यहाँ किसान संगठनों द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारियों संसदीय समितियों को ज्ञापन देना तथा नीति सुझाव पेश करना। दूसरा मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा कैसे होता है, तो मुद्दों को सार्वजनिक विमर्श में लाना ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। सोशल मीडिया में भी काफ़ी अभी तो सरकार इससे भी थोड़ा सा दबाव में आ जाती है। चुनावी एवं राजनीतिक गठजोड़ एवं लिखा हुआ है, किसान संगठन राजनीति में सक्रिय होकर या राजनीतिक दलों के समर्थन से नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। ठीक, वो खुद ही सांसद विधायक बन जाएं। ठीक है, मतलब किसान जो होते हैं, जो किसान संगठनों के सदस्य होते हैं, वही अगर नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी उनकी हो जाए, जनता द्वारा चुनकर उनको भेज दिया जाए, तो भी वो कार्य ऐसा करेंगे। फिर क्या कहा, संयुक्त अभियान सहयोग, अन्य नागरिक संगठनों शोध संस्थाओं के साथ मिलकर साक्ष्य आधारित नीति सुझाव, मतलब अगर संसद में कोई नीति बन रही है किसी से संबंधित, तो इनको किसान संगठनों को बुलाया जाता है, दबाव समूहों को, तो इनसे सुझाव मांगते हैं। तो ऐसे सुझाव दिए जाएं जो शोध, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब रिसर्च हुआ हो उस पर, ठीक, और कुछ ऐसे जो हों जो सच में जो है रियल में जो है किसान के हित में हो, तो ऐसे साक्ष्य आधारित नीति सुझाव दे सकते हो। फिर इनकी प्रभावशीलता मैंने हेडिंग डाली, मैंने उदाहरण डाल के दे दिया कि 2021 में 3 कृषि कानूनों को वापस लिया सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया। यह दर्शाता है कि योजनाबद्ध प्रदर्शन व जन समर्थन नीति निर्माताओं को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। मतलब अगर योजनाबद्ध तरीके से प्रदर्शन करते हो, सही ढंग से प्रदर्शन करते हो और अपने हित में अड़े हुए हो, तो एक ना एक दिन सरकार को झुकना पड़ जाता है और सरकार फिर से जो है उसमें बदलाव कर देती है। सरकार भी तो सोचती है, सरकार ने कोई दूसरा दृष्टिकोण सोच करके किया हो, ऐसा भी तो हो सकता है, और हो सकता है वो दृष्टिकोण किसानों के हित में ना हो, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती, फिर सरकार को वापस कानून को लेना पड़ा। फिर अन्य मामलों में किसान संगठन विभाजित, क्षेत्र विशिष्ट एवं नेतृत्व अभावी रहे हैं, जिससे नीति परिवर्तन की निरंतरता और व्यापक पहुंच कम रही है। ठीक, फिर हमने छोटा सा निष्कर्ष दे दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसान संगठनों की प्रभावशीलता तभी बढ़ेगी जब वे स्थिर गठबंधन, नीति आधारित मांगे, शोध आधारित प्रस्ताव तथा संवाद अधिकारिता को प्राथमिकता दें। केवल आंदोलन आधारित दबाव पर पर्याप्त नहीं है, मतलब केवल आंदोलन ही करना पर्याप्त नहीं है कि आप जो है रोड पे आगे आंदोलन करने लगे। कुछ सुझाव तार्किक होने चाहिए, शोध आधारित होने चाहिए, है ना, अधिकार आधारित, मतलब उनकी नीतियां जो है आधारित मांगे ऐसी होनी चाहिए। ठीक, इस तरह से आप करिए तो उत्तर आपका बेहतर हो जाएगा। तो कल के लिए प्रश्न है, आप देख सकते हो, इसको पॉज करके पढ़िए, ये मैं ही पढ़ देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर साइंस टेक का है, मतलब साइंस टेक का है नहीं प्रश्न, है गवर्नेंस का, लेकिन यहाँ पर साइंस टेक भी जुड़ा हुआ है, मतलब डायरेक्ट उसी तरह से है, लेकिन आप इसको बिल्कुल साइंस टेक की भाषा में नहीं लिखना है कि साइंस टेक का प्रश्न बना करके लिख दो। इसमें आपको गवर्नेंस का ही लिखना है, लेकिन साइंस टेक की भूमिका हो जाती है। तो जब आप साइंस टेक पढ़ लोगे तब ये उत्तर लिखने में आपको और आनंद आएगा। इसलिए जब सारे सब्जेक्ट पढ़ लोगे तब उत्तर लिखने का आनंद अलग आएगा। तो इसको पढ़िएगा वॉच करके। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।